हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं विथ पढ़ने से। क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं एंड फिर से डेबिट क्रेडिट मार्क करते, बीआरएस का स्टेटमेंट बनाते हैं। फिर से वही सिंपल स्टेप्स आई एम गोइंग टू फॉलो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो शुरुआत करते पढ़ने से। उन्होंने क्या कहा है, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2018। तो हमें बीआरएस बनाना है एज ऑन 31 दिसंबर 2018। किसके लिए बनाना है उसका नाम नहीं है, तो हम इन द बुक्स ऑफ डैश लिखेंगे जब फॉर्मेट बनाएंगे, राइट। अब उन्होंने पहला आइटम क्या दिया है, ध्यान से पढ़ो। उन्होंने कहा है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्या कह रहे हैं वो, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मीन्स व्हाट। हमने तो अभी तक जो पढ़ा है वो आइदर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक पढ़ा है, या बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या पासबुक पढ़ा है। डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक का मतलब क्या है, तो डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक का मतलब है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। क्या है, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक का मतलब है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, राइट। तो मैं एक छोटा सा आपको नोट दे रहा हूं, सब लोग अपनी अपनी नोटबुक निकालो। बीआरएस का जो आपका चैप्टर है, मैं आपको एक नोट दे रहा हूं, उस नोट को आप आपके नोटबुक में कॉपी करके रखो। तो जब भी आपको ऐसा दिया जाएगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, उसका मतलब क्या बनता है, उसका एक मैं आपको नोट बना के दे रहा हूं। तो जो पहला नोट मैं आपको दे रहा हूं वो ये है कि इफ देयर इज अ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर क्वेश्चन में दिया है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का सिंपल मतलब है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, राइट। क्योंकि हमने जब रूल लिखे हैं तो हमने रूल इस प्रकार लिखा है ना कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक होगा तो क्या होगा, या बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होगा तो क्या। बट डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या है, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब है सिंपल बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, राइट। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। Is this clear? So debit balance as per cash book is equal to bank balance as per cash book, right? फिर दूसरा is credit balance as per cash book is nothing but bank overdraft as per cash book. Debit balance यानी कि normal balance as per cash book, credit balance मतलब overdraft as per cash book. अगर आपके कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब है इट इज अ नॉर्मल बैलेंस जिसे हम बैंक बैलेंस कहेंगे। बट अगर आपके कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है तो उस क्रेडिट बैलेंस को हम ओवरड्राफ्ट कहेंगे। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का सिंपल मतलब है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, राइट। उसी प्रकार अगर आप पासबुक में आओगे तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पासबुक में डेबिट बैलेंस है मतलब ओवरड्राफ्ट है। कैश बुक डेबिट मतलब नॉर्मल बैलेंस, बट पासबुक डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट, एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। इज दिस क्लियर? तो ये चारों आप आपके नोटबुक में एज अ नोट कॉपी करो। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, राइट। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है मतलब नॉर्मल है, बट पासबुक में अगर डेबिट बैलेंस है मतलब ओवरड्राफ्ट है। इज दिस क्लियर? सो ये चारों आपने कॉपी किया होगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, फिर वीडियो को प्ले करो, राइट। तो अगर ये नोटेड है तो देखो क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया आपको, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो इसी को मैं साइड में नोट कर रहा हूं एज बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट, तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। इज दिस क्लियर? तो जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है दैट बिकेम बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। इज दिस क्लियर? अब हम क्या करते हैं, बाकी के ट्रांजैक्शंस को या बाकी के आइटम्स को एनालाइज करते हैं, उसका डेबिट क्रेडिट मार्क करते हैं। उसके लिए मैं फिर से रफली कैश बुक एंड पासबुक आपके सामने रख रहा हूँ। मैं 2 से लेके 7 तक जो ने ट्रांजैक्शन दिए उसे एक एक करके पढ़ूंगा, उसका डेबिट क्रेडिट मार्क करूंगा, एंड फिर हम रूल अप्लाई करके बीआरएस का स्टेटमेंट बनाएंगे, राइट। तो ट्रांजैक्शन नंबर 2 उन्होंने कहा है कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक अकाउंट बाय एनईएफटी रुपीज 8,000। तो हमारे किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा किए। तो ये बहुत ही आसान है, आपके कस्टमर ने आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा किए तो इसका एंट्री केवल बैंक ने पासबुक में रिकॉर्ड किया होगा, तो इट इज रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। यस और नो? कि बैंक में पैसे आए
तो बैंक में पैसा आने की एंट्री आप थोड़ी करोगे, पासबुक में बैंक करेगी, आपको उसकी कोई खबर ही नहीं है। आपके कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा किए तो बैंक विल रिकॉर्ड इट इनटू पासबुक। अब पासबुक के वो कौन से तरफ रिकॉर्ड करेगी, तो पासबुक के वो रिसिप्ट्स में रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए, बैंक ने पैसे लिए, तो बैंक उसकी एंट्री पासबुक के रिसिप्ट में करेगी। अब पासबुक का रिसिप्ट इज विच साइड, पासबुक का रिसिप्ट इज क्रेडिट, मतलब माई ट्रांजैक्शन नंबर 2 बिकेम क्रेडिट, तो मैं आगे CR लिख रहा हूं। इज दिस क्लियर? तो मेरा जो दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ये क्वेश्चन में जो दूसरा पॉइंट दिया है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस विच इज क्रेडिट, क्योंकि इट इज आपके कस्टमर ने आपके बैंक खाते में पैसे जमा किए, तो बैंक में पैसे आए, बैंक में पैसा आने पर बैंक उसे रिकॉर्ड करेगी इन पासबुक के रिसिप्ट साइड विच इज क्रेडिट, तो इसलिए मेरा दूसरा ट्रांजैक्शन बन गया क्रेडिट। इज दिस क्लियर? फिर चलते हैं तीसरे ट्रांजैक्शन पर। उन्होंने कहा है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, कि मैंने एक चेक बैंक में जमा किया लेकिन उसके पैसे अभी तक बैंक खाते में जमा नहीं हुए। चेक बैंक में चला गया लेकिन चेक के पैसे क्लियर होके मेरे अकाउंट में अभी तक जमा नहीं हुए हैं, राइट? तो बैंक में तो पैसा नहीं आया, मतलब बैंक उसे रिकॉर्ड नहीं करेगी। बट जब मैं बैंक में चेक डिपॉजिट करूंगा तो मैं कौन सा चेक बैंक में डिपॉजिट करूंगा, जो चेक मुझे मिला है। तो चेक मिलने पर मैंने उसे कहाँ रिकॉर्ड किया है, मैंने उसे रिकॉर्ड किया है कैश बुक में, ये और नो, कि मुझे किसी ने चेक दिया, वही चेक उठा के मैंने बैंक में डिपॉजिट किया। अब बैंक में डिपॉजिट करने से पहले मुझे चेक मिला है, तो चेक मिलने पर मैं उसे रिकॉर्ड कहाँ करूंगा, मैं उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा। कैश बुक के कौन सी तरफ रिकॉर्ड करूंगा, तो कैश बुक के रिसिप्ट की तरफ रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि चेक मिला, जो चेक मिला वो हम बैंक में जाके डिपॉजिट करेंगे, राइट? बट इसके पैसे अभी तक बैंक खाते में नहीं आए, मतलब देयर इज नो एंट्री इन पासबुक। तो एंट्री कहाँ है, इस चेक के मिलने की एंट्री हमारे पास कैश बुक के रिसिप्ट में है, एंड कैश बुक का रिसिप्ट इज नथिंग बट डेबिट, तो मेरी ट्रांजैक्शन नंबर 3 इज डेबिट फॉर मी। इज दिस क्लियर? तो मेरा ट्रांजैक्शन 3 या जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस नंबर 3 है वो बन गया डेबिट एज पर द सिंपल एनालिसिस, कि चेक डिपॉजिटेड, ये मैंने आपको कहा था कि ऐसे अगर आया तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, या चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड इज ऑलवेज डेबिट, राइट? तो याद रखो, नहीं तो गो विद द लॉजिक कि हम कौन सा चेक बैंक में डिपॉजिट करते, जो मिला। तो चेक मिलने पर हम एज अ बिजनेसमैन और एज अकाउंटेंट ऑफ अ बिजनेसमैन हम कैश बुक के रिसिप्ट में रिकॉर्ड करेंगे, तो कैश बुक का रिसिप्ट इज डेबिट, तो मेरे लिए ट्रांजैक्शन बन गया डेबिट, राइट? फिर चौथा उन्होंने दिया है कि पासबुक शोज डेबिट एंट्री फॉर बैंक कमीशन 300 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो वेरी सिंपल, उन्होंने कहा है कि पासबुक में देयर इज अ डेबिट, पासबुक में क्या है, डेबिट है, तो इट इज वेरी क्लियरली कहा है कि ये जो एंट्री है ये केवल पासबुक के डेबिट में रिकॉर्डेड है, तो मेरा चौथा ट्रांजैक्शन इज डेबिट। एंड उन्होंने आगे ये भी कहा है कि ये कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है, कैश बुक में ही है, नहीं, हमें ये नहीं चाहिए नहीं कि कहाँ रिकॉर्डेड नहीं है, हमें ये चाहिए कि कहाँ रिकॉर्डेड है। तो जो कमीशन है वो बैंक ने पासबुक के डेबिट में रिकॉर्ड किया है, तो मेरा चौथा ट्रांजैक्शन इज डेबिट इटसेल्फ, एज सिंपल एज दैट, राइट? फिर पांचवा ट्रांजैक्शन, उसे स्टार मार्क करो, यहाँ पर उन्होंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जो आपको ध्यान से समझनी है, पढ़नी है। तो फिफ्थ ट्रांजैक्शन को पुट अ स्टार, राइट? क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 3,500 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन December 2018, रिटर्न डिसऑनर इन January 2019। अब ध्यान से सुनो, उन्होंने कहा है कि एक 3,500 रुपए का बिल था जो आपने बैंक के साथ डिस्काउंट किया, बिल ऑफ एक्सचेंज था वो आपने बैंक के साथ डिस्काउंट किया। कब डिस्काउंट किया, दिसंबर 2018 में, मतलब अभी जिस मंथ के लिए हम BRS बना रहे हैं उस मंथ में आपने डिस्काउंट किया। बट आगे आपको उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि वो जो बिल था वो डिसऑनर हुआ, बट वो डिसऑनर कब हुआ, डिसऑनर हुआ इन January 2019। आपने बैंक के साथ बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट किया इन December 18, बट वो डिसऑनर हुआ इन January 19। तो माय सिंपल आंसर टू दिस इज कि हम BRS बना रहे हैं फॉर डिसम्बर, तो दिसंबर में जो हुआ उसी को हमें कंसिडर करना है। जनवरी में वो डिसऑनर हुआ या वो क्लियर हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग BRS फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, वी आर प्रिपेयरिंग BRS फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओनली कि दिसंबर में क्या हुआ। तो दिसंबर में हमने बिल बैंक के साथ डिस्काउंट किया, राइट? हमने दिसंबर महीने में बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक के साथ डिस्काउंट किया। बैंक के साथ डिस्काउंट करवाना का मतलब है कि हमने बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक को बेच के बैंक से पैसे लिए, राइट? तो फिर से ध्यान से सुनो, राइट? मैंने कहा है कि इस ट्रांजैक्शन को स्टार मार्क करो। हमें एक बिल ऑफ एक्सचेंज मिला, बिल ऑफ एक्सचेंज इज लाइक अ चेक, पोस्ट डेटेड चेक है, राइट? तो उस चेक को हमें
किसी ने हमें बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, राइट, बिल ऑफ एक्सचेंज की जगह उसे चेक मान लो, किसी ने हमें बिल ऑफ एक्सचेंज दिया या चेक दिया, उस चेक को हम बैंक के साथ डिस्काउंट कर रहे हैं, मतलब हम बैंक को बेच के बैंक से पैसा रिकवर कर रहे हैं, नथिंग बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बदले में बैंक हमारे खाते में पैसा जमा करेगी, राइट। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि हम बिल बैंक को देंगे और बैंक उसके बदले में हमारे खाते में पैसा जमा करेगी। अगर ये डिसऑनर हुआ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज आपने डिस्काउंट किया एंड डिसऑनर हुआ, एक ही मंथ में है, तो इट इज डेबिट, राइट। तो अब उसको भूल जाओ, क्योंकि वो तभी अप्लाई होगा अगर डिस्काउंटिंग एंड डिसऑनर एक ही महीने में होता। डिसऑनर हुआ वो जनवरी में हुआ, तो जनवरी में जो डिसऑनर हुआ वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो दिसंबर में क्या हुआ है, दैट इज ओनली माय पॉइंट, कि दिसंबर में हमने बैंक के साथ बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट किया, मतलब हमने बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को बेच दिया, सिंपली लिटरली हमने बैंक को बिल ऑफ एक्सचेंज बेच दिया और उस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले में बैंक ने हमारे खाते में, हमारे अकाउंट में पैसे जमा किए, राइट। तो दिसंबर में क्या हुआ, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज बेच दिया, उसके बदले में बैंक ने हमारे खाते में पैसे जमा किए। तो बैंक जब हमारे खाते में पैसा जमा करेगी तो बैंक उसे कहाँ रिकॉर्ड करेगी? अगेन माय क्वेश्चन इज वही कि हमने बैंक के साथ बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट किया, बैंक ने हमारे खाते में पैसे जमा किए, तो इसकी एंट्री कहाँ होगी? बैंक हमारे खाते में पैसा जमा करते वक्त रिकॉर्ड करेगी इन पासबुक। पासबुक में वो कहाँ रिकॉर्ड करेगी? हमारे खाते में पैसा आ रहा है, हमने बिल बेचा और उसका पैसा बैंक अकाउंट में जमा हुआ, तो बैंक अकाउंट में पैसा आया, तो बैंक ने पासबुक के रिसिप्ट में उसे रिकॉर्ड किया। अब पासबुक का रिसिप्ट इज व्हाट? पासबुक का रिसिप्ट इज क्रेडिट, सो माय पांचवी ट्रांजैक्शन बिकेम क्रेडिट फॉर मी। यहां पर मैं केवल बिल डिस्काउंटिंग को कंसिडर कर रहा हूं, डिसऑनर को कंसिडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि डिसऑनर इज इन द मंथ ऑफ जनवरी, डिस्काउंटिंग इज इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो दिसंबर में क्या हुआ, हमने बैंक को बिल बेच दिया, बैंक के साथ हमने बिल डिस्काउंट किया, तो डिस्काउंट करने पर बैंक क्या करेगी? हमारे खाते में पैसा जमा करेगी। बैंक हमारे खाते में पैसा जमा कर रही है, तो बैंक उसे कहाँ रिकॉर्ड करेगी? पासबुक के रिसिप्ट में। तो पासबुक का रिसिप्ट इज क्रेडिट, तो मेरी पांचवी ट्रांजैक्शन बन गई क्रेडिट। इज दिस क्लियर? तो ये पांचवे ट्रांजैक्शन का एनालिसिस हुआ, राइट। अब चलते हैं सिक्स्थ ट्रांजैक्शन। सिक्स्थ आसान है, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पे टेलीफोन बिल 650 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने हमारे लिए टेलीफोन बिल पे किया, उसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं थी, तो फिर कहाँ एंट्री है? बैंक पे कर रही है, तो बैंक उसे कहाँ रिकॉर्ड करेगी? बैंक उसे पासबुक में रिकॉर्ड करेगी। और बैंक हमारे लिए टेलीफोन बिल पे कर रही है, तो पासबुक के कहाँ पर रिकॉर्ड करेगी? पेमेंट में रिकॉर्ड करेगी। यस और नो? बैंक ने आपके लिए टेलीफोन बिल पे किया, तो बैंक इज पेइंग फ्रॉम योर अकाउंट, तो बैंक पे करने पर पासबुक में रिकॉर्ड करेगी, और वो पे कर रही है इसलिए पेमेंट में रिकॉर्ड करेगी। तो बस मुझे चाहिए पासबुक का पेमेंट इज व्हाट? पासबुक का पेमेंट इज डेबिट, तो छठी ट्रांजैक्शन इज डेबिट फॉर मी, राइट। बैंक ने आपके लिए टेलीफोन बिल पे किया, तो इट इज रिकॉर्डेड इन पासबुक पेमेंट साइड विच इज डेबिट, तो छठी ट्रांजैक्शन इज डेबिट फॉर मी, राइट। उसी तरह सातवीं ट्रांजैक्शन क्या दी है उन्होंने? सातवीं, चेक ऑफ ₹975 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट रॉन्गली रिकॉर्डेड ऑन 795 इन कैश बुक। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपने 975 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया, राइट। उसके पैसे बैंक में आए या नहीं आए वो नहीं दिया, तो उसका एनालिसिस हम बाद में करेंगे कि आपने 975 का चेक बैंक में जमा किया, राइट। लेकिन आपने जब कैश बुक में उसकी एंट्री की, कैश बुक में आपने एंट्री की बट अमाउंट गलत लिखी है 795, राइट। तो एक एक करके एनालिसिस करते हैं। पहले तो मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, राइट। अब जब मैं बैंक में चेक डिपॉजिट करूंगा तो मैं उसका अकाउंटिंग कहाँ करूंगा? मैं उसका अकाउंटिंग करूंगा कैश बुक में। अब जब मैं बैंक में चेक डिपॉजिट करता हूँ तो कौन सा चेक मैं बैंक में डिपॉजिट करता हूँ? जो मुझे मिला हुआ चेक है, तो जो रिसीव हुआ चेक है वो मैं बैंक में डिपॉजिट करता हूँ। तो जब मुझे चेक मिला एंड मैंने उसे बैंक में डिपॉजिट किया, तो चेक मिलने पर मैंने उसे कैश बुक में लिखा, बट ऑन विच साइड? रिसिप्ट साइड, क्योंकि चेक मिला वो मैंने बैंक में डिपॉजिट किया। बट अब गलती क्या हुई, मिस्टेक क्या हुई कि मैंने कैश बुक में 975 की जगह लिखा 795, तो कैश बुक में मुझे एंट्री दिख रही है 795 की। चेक है 975 का, बट बाय मिस्टेक एरर हो गया, गलती हो गई, मैं 975 की जगह 795 लिख लिया, ठीक है। मतलब कैश बुक में देयर इज एंट्री, राइट, अमाउंट गलत है, 795 अमाउंट गलत है। अब मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि इसकी एंट्री पासबुक में है क्या। तो उन्होंने क्वेश्चन में कहीं पर कहा है क्या कि ये चेक क्लियर हो गया? नहीं। तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा इफ देयर इज अ गलती इन कैश बुक, तो इसका मतलब पासबुक में इसकी अमाउंट सही होनी चाहिए। पासबुक में इसकी अमाउंट सही है, मतलब इट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन पासबुक बाय द बैंक,
राइट। बट बैंक ने उसे रिकॉर्ड करते वक्त 975 यानी कि सही अमाउंट पर रिकॉर्ड किया है और हमने 795 गलत अमाउंट पर रिकॉर्ड किया है। तो जो चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट किया है उस चेक का क्लियर होके पैसा बैंक खाते में जमा हुआ, दिस इज माय अजम्पशन। चेक का पैसा क्लियर नहीं हुआ ये भी उन्होंने नहीं कहा, एंड चेक का पैसा क्लियर हुआ है ये भी उन्होंने नहीं कहा है। तो वी हैव टू अज्यूम कि चेक का पैसा क्लियर हुआ एंड बैंक खाते में जमा हुआ एज द करेक्ट अमाउंट। हमने कैश बुक में गलती से 795 लिखा। तो अब मुझे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बैंक ने चेक क्लियर करके मेरे खाते में जमा किए पैसे, तो बैंक उसको रिकॉर्ड कहाँ करेगी? बैंक उसे रिकॉर्ड करेगी इन पासबुक। एंड चेक मैंने डिपॉजिट किया था, मतलब चेक का पैसा मेरे खाते में आएगा, रिसीव होगा, मेरे अकाउंट में जमा होगा। तो बैंक पासबुक के कौन सी तरफ उसे रिकॉर्ड करेगी? बैंक पासबुक के रिसिप्ट की तरफ उसे रिकॉर्ड करेगी। बट बैंक ने गलती की क्या? कुछ उन्होंने कुछ नहीं कहा है, मतलब बैंक ने सही रिकॉर्ड किया, मतलब बैंक ने पासबुक के रिसिप्ट में 975 करेक्ट अमाउंट लिखी, राइट। मतलब जो चेक मैंने बैंक में जमा किया उसके पैसे बैंक खाते में आए, 975 मुझे पासबुक में एंट्री दिख रही है, बट जब मैंने अपने कैश बुक में उसकी एंट्री की तो मैंने 795 गलत अमाउंट लिखी, राइट। अगेन हम BRS बना रहे हैं, तो मैंने ये भी पहले कहा था कि हमें यहाँ पर करेक्शन कुछ नहीं करना है, हमें एरर को रेक्टिफाई नहीं करना है। हमें BRS बनाते वक्त ये देखना है कि सही हो या गलत, ज़्यादा अमाउंट, बड़ी अमाउंट कहाँ लिखी गई है। वैसे देखा जाए तो 795 इज रॉन्ग, 975 इज करेक्ट, बट वेयर इज द बिगर फिगर? 795 बड़ा फिगर है या 975 बड़ा फिगर है? तो 975 बड़ा फिगर है, तो वी हैव टू टेक अ डिफरेंस कि कहाँ पर ज़्यादा अमाउंट लिखी गई है और कितने से ज़्यादा लिखी गई है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, बड़ी अमाउंट 975 माइनस 795 सब्ट्रैक्ट करूँगा, मुझे डिफरेंस मिलेगा 180। तो सिंपली व्हाट आई कैन से कि पासबुक के रिसिप्ट में 180 रुपीज ज़्यादा लिखे गए हैं। अगेन इट इज करेक्ट, आई एम नॉट सेइंग कि क्या गलत है क्या सही है। मुझे BRS में ये नहीं देखना है क्या गलत है क्या सही है। मैंने यहां पर गलती से 795 लिखा, बैंक ने करेक्ट 975 लिखा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे BRS बनाते वक्त ये चाहिए कि कहां ज्यादा अमाउंट लिखी गई है, वेदर इट इज रॉन्ग और करेक्ट। मुझे रॉन्ग करेक्ट में नहीं जाना है, मुझे बस इतने में जाना है कि कहां पर बड़ी अमाउंट है। तो 795 बड़ा है या 975 बड़ा है? 975 बड़ा है। तो 975 और 795 में कितना डिफरेंस है? 180 रुपीज़ का डिफरेंस है। मतलब पासबुक में आपने 180 रुपीज़ से ज़्यादा लिखे हैं दैन कैश बुक, बस मुझे इतना चाहिए। तो जो मेरा 7th ट्रांजैक्शन है उसने मुझे रिजल्ट दिया कि आपने कैश बुक में 795 लिखा है, पासबुक में 975 लिखा है, यानी कि पासबुक में आपने 180 रुपीज़ ज़्यादा लिखे हैं। तो 180 रुपीज़ विल बिकेम माई पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब मुझे ये देखना है कि ये जो 180 रुपीज़ ज़्यादा लिखे हैं वो पासबुक के कौन सी तरफ लिखे हैं? तो पासबुक के रिसिप्ट की तरफ है, एंड रिसिप्ट साइड इज क्रेडिट। सो नथिंग बट जो 7th ट्रांजैक्शन है उसमें अमाउंट 180 आएगी एंड एज क्रेडिट आएगी। तो मैं 7th ट्रांजैक्शन के आगे लिख रहा हूँ 180 क्रेडिट। सो 7th ट्रांजैक्शन इज 180 क्रेडिट। ऐसा हमने ऑलरेडी पहले 2-3 सम में किया हुआ है। सेम लॉजिक पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि दोनों तरफ मैंने एंट्री की, बड़ी अमाउंट जहाँ है वो मेरे लिए साइड बनेगी, राइट। तो यहाँ पर हमने सारे ट्रांजैक्शन एनालाइज किए एंड एनालाइज करने पर दिस इज माई रिजल्ट। Second transaction is credit, third is debit, fourth is debit, fifth is credit, sixth is debit, seventh is credit। अब इन डेबिट क्रेडिट्स को लेके मुझे BRS का स्टेटमेंट बनाना है बाय फॉलोइंग दिस 4 स्टेप, जिसका स्टेप 1 कहता है ड्रॉ अ फॉर्मेट। तो मैं फटाफट आ रहा हूँ ऑन अ फ्रेश पेज एंड फॉर्मेट बना रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ डैश, क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं दिया है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 December 2018, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, दिस इज माई फॉर्मेट। अगर आपका फॉर्मेट रेडी है तो मेरे साथ सम सॉल्व करो, नहीं तो पॉज करो, फॉर्मेट रेडी करो एंड फिर प्ले करके मेरे साथ सम सॉल्व करो। चलो, तो अगर आपका फॉर्मेट रेडी है तो स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है सिलेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमने ऑलरेडी इसी के नीचे स्टार्टिंग पॉइंट बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक नोट डाउन करके रखा था। उन्होंने कहा था कि देयर इज अ डेबिट बैलेंस इन पासबुक। तो डेबिट बैलेंस इन पासबुक का मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पासबुक शोज अ डेबिट बैलेंस मीन्स देयर इज अ ओवरड्राफ्ट इन पासबुक, राइट। तो इसी ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक को मैं अपने आंसर में लिख रहा हूँ एज अ स्टार्टिंग पॉइंट बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ₹16,000। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। अब तीसरा स्टेप क्या कहता है? तीसरा स्टेप कहता है सिलेक्ट अ फॉर्मूला एज पर स्टार्टिंग पॉइंट। तो कल ही के लेक्चर में हमने टोटल 4 फॉर्मूले, 2 पहले ही पढ़े थे, 2 मैंने और आपको दिए, तो टोटल हमारे पास 4 फॉर्मूलेज है, राइट। पहला फॉर्मूला तब अप्लाई करना है व्हेन द
starting point is bank balance as per cash book. दूसरा, when starting point is bank balance as per passbook. तीसरा, if starting point is bank overdraft as per cash book. And चौथा, if starting point is bank overdraft as per passbook. तो देखो हमारा starting point क्या है, bank overdraft as per passbook. तो I'll go with the formula number 4, that is add credit minus debit. तो when my starting point is bank overdraft as per passbook, रूल कहता है add credit minus debit. तो मैं चौथे फॉर्मूले के साथ जाके इस BRS को सॉल्व करूंगा, राइट। तो सॉल्व करते हैं, BRS प्रिपेयर करते हैं, तो स्टेप 4 वही कहता है कि प्रिपेयर BRS। तो BRS प्रिपेयर करने के लिए मैं फॉर्मूले को साइड में लेके आ रहा हूँ, यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, राइट। दिस इज माय क्वेश्चन, दिस इज माय आंसर। फॉर्मूला क्या कहता है, तो फॉर्मूले का पहला हिस्सा कहता है ऐड क्रेडिट, मतलब क्रेडिट के सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस मुझे BRS स्टेटमेंट में ऐड करने हैं। तो मैं BRS स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ ऐड, राइट। अब कौन से पॉइंट ऑफ डिफरेंस मुझे ऐड करने हैं, तो रूल के हिसाब से क्रेडिट। तो मेरे पास कितने क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, तो नंबर 2, 5 एंड 7, सो देयर आर 3 क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। उन्हें एक एक करके मुझे BRS स्टेटमेंट में ऐड करना है, जिसमें से पहला क्रेडिट का पॉइंट ऑफ डिफरेंस उन्होंने कहा है कि कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा किए। तो विदाउट एनी डिले उसको मैं उठा रहा हूँ एंड अपने BRS स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर बाय NEFT नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹8,000। सिंपल, अगेन इट इज जस्ट अ कॉपी पेस्ट। क्रेडिट क्लियर है, डेबिट क्लियर है, तो क्रेडिट के सारे आइटम कॉपी करो, टोटल बाहर लेके जाओ, ऐड करो, फिर डेबिट के सारे आइटम कॉपी करो, टोटल बाहर लेके जाओ, सब्ट्रैक्ट करो। ये आप अगर लेक्चर भी आप आगे नहीं देखोगे तो आप खुद से कर सकते हो। इज दिस क्लियर? तो आप चाहिए तो क्या करो, वीडियो को पॉज करो, सारी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करो, लिखो, टोटल करो एंड फिर वीडियो को प्ले करके आपका आंसर मेरा आंसर कंपेयर करो। इट इज जस्ट अ कॉपी पेस्ट जॉब, राइट। तो मैंने क्रेडिट का पहला आइटम ले लिया। अब क्रेडिट का दूसरा ट्रांजैक्शन है, उन्होंने कहा कि बिल ऑफ एक्सचेंज हमने बैंक के साथ डिस्काउंट किया था, तो डिस्काउंटिंग का एंट्री हमें करना है। वो जो डिसऑनर हुआ है वो तो जनवरी में हुआ, हम BRS दिसंबर के लिए बना रहे हैं, तो डिसऑनर को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं उसका स्टेटमेंट इस प्रकार लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड विद बैंक 3,500। डिसऑनर हुआ बट जनवरी में, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिसऑनर, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट डिस्काउंटिंग। तो डिस्काउंटिंग कब हुआ, दिसंबर में। तो बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड विद बैंक ₹3,500 विल बिकेम माय सेकंड क्रेडिट, राइट। अब तीसरा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रेडिट का, दैट इज चेक ऑफ 975 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 795। तो हमें डिफरेंस मिला 180 एज क्रेडिट। तो उसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी करके नीचे लिख रहा हूँ, तीसरा स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक 975 बट रॉन्गली रिकॉर्डेड एज ₹795 इन द कैश बुक। तो डिफरेंस 180 मैंने इनर कॉलम में लिख लिया। ये मेरे तीनों क्रेडिट के आइटम्स आ गए, तीनों क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आ गए। अब मुझे करना क्या है, इन तीनों को ऐड करना है, टोटल आउटर कॉलम में लेके जाना है, दैट इज 8,000 प्लस 3,500 प्लस 180 इज 11,680। तो एज पर रूल मैंने क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को ऐड किया, राइट। ऐड किया मतलब इनकी टोटली आउटर कॉलम में लेके गया, और एज पर रूल अब मुझे इस 11,680 को स्टार्टिंग पॉइंट में ऐड करना है। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 16,000, क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस का सम आ रहा है 11,680, तो 16,000 प्लस 11,680 इज 27,680। सो क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ऐड करने के बाद मेरे BRS का आंसर आ रहा है 27,680, राइट। क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हो गया। अब मुझे क्या करना है, रूल के हिसाब से लेस डेबिट, यानी कि डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को लेस करना है। तो मैं अपने BRS के स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ लेस, राइट। कौन से पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस लेस करने हैं, डेबिट के। तो क्वेश्चन में देखो हमने डेबिट के फिर से 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस मार्क किए, ट्रांजैक्शन 3, 4 एंड 6। तो ये 3 मेरे डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, एक एक करके मुझे उठा के उसका स्टेटमेंट BRS में लिखना है। तो डेबिट का पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस इज चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। तो स्टेटमेंट इज सिंपल, बहुत बार किया हुआ है, तो उसे उठा के मैं अपने स्टेटमेंट में वही लिख रहा हूँ, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड ₹10,500 की 10,500 का चेक मैंने बैंक में जमा किया, लेकिन पैसे अभी तक अकाउंट में नहीं आए हैं, तो इसलिए वो मेरे लिए डेबिट है। मैंने उसे लेस के नीचे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख लिया, सिंपल। फिर अगला डेबिट का पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ट्रांजैक्शन 4, जिसमें लिखा है कि पासबुक में देयर इज अ बैंक कमीशन जो पासबुक के डेबिट में रिकॉर्डेड है। तो इसका भी स्टेटमेंट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट में मैं लिख रहा हूँ फॉर मेरा दूसरा डेबिट का पॉइंट ऑफ डिफरेंस एज बैंक कमीशन डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, राइट। इसकी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं है, बैंक ने पासबुक में कमीशन डेबिट किया है, इसका कोई एंट्री कैश बुक में नहीं है। कितना, ₹300।
तो मेरा डेबिट का पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया दूसरा। एंड अब डेबिट का तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस उन्होंने दिया है एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड टेलीफोन बिल। बैंक ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, हमने उनको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे के रखे कि हर महीना हमारा बैंक बिल पे करो, तो बैंक ने उसके अंडर हमारा 650 का बैंक बिल पे किया, बट हमने उसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इसका स्टेटमेंट भी सिंपल बनेगा। तो डेबिट के तीसरे पॉइंट ऑफ डिफरेंस को उठा के मैं BRS स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ एज टेलीफोन बिल पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 650, कि बैंक ने हमारे लिए टेलीफोन बिल पे किया, हमने कैश बुक में उसे रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो केवल पासबुक के डेबिट में रिकॉर्डेड है, इसलिए इट इज डेबिट, राइट। तो डेबिट के भी तीनों पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आ गए, राइट। अब इन तीनों का सम करके मैं आउटर कॉलम में लेके जा रहा हूँ, दैट इज 10,500 प्लस 300 प्लस 650, मुझे टोटल मिल रही है आउटर कॉलम में 11,450, राइट। तो जो डेबिट के 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है उसका सम, उसका टोटल इज 11,450। अब रूल के हिसाब से मुझे डेबिट के पॉइंट ऑफ व्यूज को या डेबिट के अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 27,680 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 11,450 से, तो 27,680 माइनस 11,450, मेरा आंसर नीचे बच रहा है एज 16,230 एज द फाइनल आंसर। तो आफ्टर डिडक्टिंग डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, 3 डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे, उसकी टोटल 11,450 थी, 11,450 को मैंने 27,680 सब टोटल से सब्ट्रैक्ट करके नीचे आंसर मिला 16,230, जो मेरा फाइनल आंसर बनेगा, जिसे मैं लिखूंगा एज बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। मैंने शुरुआत की थी बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो मेरा एंड आंसर इज बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट ही रहेगा, सिर्फ पासबुक से ये आंसर में आएगा एज कैश बुक। आई स्टार्टेड विथ पासबुक, आई एंडेड विथ कैश बुक, right? I started with overdraft as per passbook, I ended with overdraft as per cash book, right? So this is our final answer for practical example number 10, right? तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं, बट कल हम कौन सा सम सॉल्व करने वाले हैं? तो कल हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 4। तो सब लोग क्या करोगे, उसे पढ़ के उसके डेबिट क्रेडिट मार्क करो एंड साथ ही साथ BRS का फॉर्मेट रेडी करके रखो। तो कल आने के बाद हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 4 डिस्कस करेंगे, डेबिट क्रेडिट मार्क करेंगे एंड इस प्रकार से स्टेटमेंट बनाएंगे। चलो, तो फिर आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।